पीएसपी एकेडमी में आपका स्वागत है। पीएसपी एकेडमी जो कि कस्टम ब्रोकर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश श्रीवास्तव, डायरेक्टर पीएसपी एकेडमी कस्टम ब्रोकर एंड फैकल्टी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2020 में हुए एमसीक्यू एग्ज़ाम की, जिसमें फर्स्ट टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ माइनस मार्किंग भी थी। माइनस मार्किंग होने के अलावा इसमें क्वेश्चंस थे वो ऑफ बीट क्वेश्चंस भी थे। हालांकि उनकी संख्या बड़ी कम थी, बट स्टिल जिस तरह के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए थे वो भी थे। दोस्तों, हमारी एकेडमी मोर देन 10 ईयर्स से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवा रही है कस्टम ब्रोकर जी कार्ड एग्जाम के लिए, और कई सालों के टॉपर्स हमारी एकेडमी ने दिए हैं इस एग्जाम के। दोस्तों, ये एग्जाम जो है, चाहे तो वो कस्टम ब्रोकर का एग्जाम हो या तो जी कार्ड का, बड़ा टेक्निकल एग्जाम है। टेक्निकल इन मायनों में कि आपके पास पढ़ने को बहुत सारा है, बट आपको ये चॉइस करनी है कि आपको क्या पढ़ना है। और जब तक इस बात पे वेल रिसर्च ना की जाए कि क्या आता है क्या नहीं आता है, आपको ये डिसीजन लेने में बड़ी समस्या होती, बड़ी कठिनाई होगी। तो हम जो है, हमारा करिकुलम डिजाइन उस तरह का है कि हम आपको वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आना है। एनीवे, 2020 के क्वेश्चन पेपर से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज whether drawback can be claimed for goods exported by post। डेफिनेटली एक्सपोर्ट बाय पोस्ट होता है तो ड्रॉबैक आपको मिलता है। ड्रॉबैक रूल्स में भी ये लिखा हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शंस हैं, यस, नो, यस इफ द गुड्स आर कैपिटल गुड्स, नन ऑफ द अबव। योर करेक्ट आंसर इज यस, ए। Coming to question number 2, license granted to a person under custom broker licensing regulation 2018 can be sold to any person, transferred to any other person। देखिए, CBLR 2018 का रेगुलेशन 1 ये कहता है कि दिस लाइसेंस कैन नॉट बी सोल्ड और ट्रांसफर्ड। तो रेगुलेशन 1 में ही ये क्लियरली मेंशन है कि दिस लाइसेंस कैन नॉट बी सोल्ड और एनी वे ट्रांसफर्ड। अब इनके हम ऑप्शंस देखते हैं। ओनली वन एंड 2, नन ऑफ दीज, ओनली 2। आंसर इज नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहता है लाइसेंस ग्रांटेड टू ए पर्सन अंडर कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 कैन बी सोल्ड टू ए अदर पर्सन, नो इट कैन नॉट बी सोल्ड। ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन, नो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर इशुएंस ऑफ डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 28 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 in cases where fraud, suppression of facts, willful misstatement is not involved। जहां फ्रॉड ना हो, willful suppression of fact ना हो, मिसस्टेटमेंट ना हो, वहां 2 इयर्स का टाइम अंडर सेक्शन 28 का सबसेक्शन 1 मिलता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? 6 months, 1 year, 5 years, 2 years। D is your correct answer, that is 2 years। Coming to question number 4, when it is not practicable
to take physical possession of seized goods. What is the option available with proper officer? जब फिजिकल पोजेशन सीजर के केस में प्रैक्टिकेबल ना हो तब क्या ऑप्शन अवेलेबल है प्रॉपर ऑफिसर के पास? ही कैन कैंसल द सीजर, ऐसा कर नहीं सकता, कैंसल क्यों करेगा? ही कैन आस्क द ऑनर टू कैरी देम टू कस्टम ऑफिस, जो प्रैक्टिकेबल नहीं है वो अगर प्रॉपर ऑफिसर के लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है तो ऑनर के लिए भी प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. He can serve an order to owner of the goods that he shall not deal with the goods in any manner without permission. This is the correct answer. It has also a mention in the relevant section in 110. He can impose fine in lieu of seizure? No. Correct answer is C. He can serve an order to owner of the goods that he shall not deal with the goods in any manner without permission. Coming to question number 5. Declaration of standard unit quantity code UQC by importer is mandatory in all cases, optional, mandatory only for capital goods, mandatory only for pre-packaged retail goods. देखिए जो आपका HS कोड होता है, शेड्यूल 1 हो शेड्यूल 2 हो, HS कोड के सामने यूनिट क्वांटिटी कोड लिखा होता है और यूनिट क्वांटिटी कोड उस HS कोड के साथ मैंडेटरी होता है इन ऑल केसेस. तो आपका ऑप्शन नंबर ए मैंडेटरी इन ऑल केसेस इज करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. बिल ऑफ लैडिंग इज ए. बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? ऑप्शंस दिए हैं. रिसीप्ट गिवन बाय कैरियर टू कंसाइनर, receipt given by custom officer, receipt given by exporting port authority, receipt given by port of discharge authorities. देखिए बिल ऑफ लैडिंग जो होता है वो कैरियर का डॉक्यूमेंट होता है. तो कौन इशू करता है? कैरियर. तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा आपका? रिसीट गिवन बाय कैरियर टू कंसाइनर इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. टैरिफ वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड फॉर. देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 14 के 2 में. जो टैरिफ वैल्यू फिक्स करने का नोटिफिकेशन इशू जो करती है CBIC, उसमें जो कमोडिटीज मेंशन्ड हैं उन कमोडिटीज में से इनमें से कौन सी कमोडिटी ऐसी है जिसके लिए टैरिफ वैल्यू फिक्स नहीं करता CBIC? कौन कौन से ऑप्शन है? ब्रास स्क्रैप, पॉपी सीड, पाम ऑयल्स, कॉपर स्क्रैप. कॉपर स्क्रैप के लिए कोई टैरिफ वैल्यू फिक्स नहीं होती. योर आंसर इज डी. डी इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. The duty is payable by the custodian in case of pilfered goods only if any goods are pilfered. देखिए as per section 45 of Customs Act, जब कोई माल कोई गुड्स का पिल्फरेज हो जाता है अंडर सेक्शन 13, तो उस पे ड्यूटी जो है वो इंपोर्टर नहीं देगा. अब कस्टम को तो ड्यूटी चाहिए, तो कस्टम किससे वसूल करेगा? कस्टोडियन से. और जो सेक्शन 13 कहता है कि वो आफ्टर अनलोडिंग टू ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस के बीच में अगर पिल्फरेज हुआ है तभी उसको ड्यूटी पे एग्जम्पशन मिलेगा. क्या कहता है? ऑप्शंस क्या है? आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑफ, अनलोड होने के बाद, आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑफ, बट बिफोर ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस बाय प्रॉपर ऑफिसर फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन. थर्ड है आफ्टर क्लियरेंस ऑफ ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर बिफोर अनलोडिंग देयर ऑफ.
अब देखिए, आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑफ, बट ये सेंटेंस अधूरा है। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑफ बट बिफोर ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस बाय प्रॉपर ऑफिसर फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस और होम कंजम्पशन, ये कंप्लीट सेंटेंस है एज इट इज है जो सेक्शन 13 कहता है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। एंड थर्ड वन इज आफ्टर क्लियरेंस ऑफ ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर, आफ्टर क्लियरेंस तो सवाल ही नहीं उठता। बिफोर अनलोडिंग देयर ऑफ, आफ्टर अनलोडिंग की बात करता है, ये भी रॉन्ग आंसर है। आपका करेक्ट आंसर क्या है 8 का बी, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, लास्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन resorted to when all the earlier methods don't help out is, वैल्यूएशन रूल्स का लास्ट वैल्यूएशन मेथड कौन सा है? रूल 9 है, रेजिडुअल मेथड है। इनमें देखते हैं हम, डिडक्टिव मेथड, नो इट इज नॉट। कंप्यूटेड मेथड, दिस इज ऑल्सो नॉट। ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड, नो दिस इज ऑल्सो नॉट। एंड रेजिडुअल मेथड, यस दिस इज द correct answer. This is rule 9 of valuation rules 2007. Residual method is your correct answer. Coming to question number 10, a person exports 100 pieces of jackets made of silk for rupees 5000 FOB per piece। 5000 per piece में 100 piece of jackets एक्सपोर्ट करता है कोई व्यक्ति है। एंड क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करता है। द ड्यूटी ड्रॉबैक एज पर द ड्रॉबैक शेड्यूल इज एज अंडर, ड्यूटी ड्रॉबैक का शेड्यूल आपको दिया हुआ है। टैरिफ आइटम एचएस कोड दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैकेट्स ऑफ सिल्क। यूनिट पीसेस, हमारे पास यूनिट क्या है? पीसेस है, 100 पीसेस हमने एक्सपोर्ट किए हैं। ड्रॉबैक रेट क्या है? 4.8%, ठीक है, 4.8%। ड्रॉबैक कैप पर यूनिट 107 रुपीज 40 पैसे, राइट। अब ड्रॉबैक कैप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उससे ज्यादा आपको ड्रॉबैक का अमाउंट नहीं मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पर पीस आप कैलकुलेट कर लीजिए, पर पीस आप कैलकुलेट कर लीजिए कि ड्रॉबैक का अमाउंट कितना बन रहा है। 5000 रुपीज है, 5000 रुपीज का 4.8% आप निकालिए, कितना आया? 240 रुपीज, 240 रुपीज। 240 रुपए जो आया, 240 रुपीज, दैट इज मोर देन 107 रुपीज 40 पैसे। कैप है ये, इससे ऊपर नहीं मिल सकता। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 240 या 107, विच एवर इज लोअर। कितना मिला? 107 रुपए 40 पैसे पर यूनिट। अब आपके कितने पीसेस हैं? आपके हैं 100 पीसेस, इनटू कर दीजिए 100 से, कितना बना? 10,740 रुपीज। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज 24,000, नो। बी इज 10,740 रुपीज, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। सी इज 4,800, no this is not, and D is none. Option B is your correct answer. Coming to question number 11, who is competent authority to give orders for arrest of a person under section 104 of the act? सेक्शन 104 जो है कस्टम एक्ट का, वो अरेस्ट की बात करता है। वो किसकी बात करता है? अरेस्ट की बात करता है। अब कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है ऑर्डर देने का? वो है प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। देख लीजिए इनमें ऑप्शंस। ए है आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर ऑफ कस्टम्स, ये नहीं है। प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सी है एडिशनल जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स,
this is not correct. And D is Assistant Commissioner of Custom, this is also not correct. B is your correct answer. Coming to question number 12, item wise export policy is given under, देखिए item wise import policy और item wise export policy ITC HS में दिया होता है. तो यहाँ ITC HS is your correct answer. देख लीजिए कस्टम लॉ मैनुअल, नो. ITC HS, yes, this is the correct answer. C is handbook of procedures. D is customs tariff. B is your correct answer. Coming to question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं. Under which section of Custom Act 1962 the bill of entry can be amended after the clearance of imported goods on the basis of documentary evidence which was in existence at the time the goods were cleared. Same language है section 149 की. तो आंसर इज डी, सेक्शन 149. अदर ऑप्शंस आर सेक्शन 30, सेक्शन 41, सेक्शन 147, सेक्शन 149. अब देखिए इसमें एक पेज है. क्या है कि अगर ये आईजीएम ईजीएम का अमेंडमेंट होता, अगर आईजीएम का अमेंडमेंट होता तो वो सेक्शन 30 में जाता, अगर ईजीएम का अमेंडमेंट होता तो सेक्शन 41 में जाता. अदर देन आईजीएम एंड ईजीएम जो अमेंडमेंट होगा वो सेक्शन 149 में जाएगा. तो दैट्स व्हाई डी इज योर करेक्ट आंसर. सेक्शन 147 जो है वो लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट की बात करता है. दिस इज नॉट रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. हेंस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14. Which one of the following regulatory agencies is not at present involved in issuing online clearance for imported goods under SWIFT? SWIFT में देखिए सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड. स्विफ्ट में ऑनलाइन फैसिलिटी अभी इनमें से कौन सी एजेंसी नहीं देती है? CLRI जो है वो नहीं देती है. FSSAI ऑनलाइन है. WLCCB ये भी ऑनलाइन है. PNQ ऑनलाइन है. Hence option A is your correct answer. Coming to question number 15. Can shipments under advance authorization DFIA drawback scheme or reward scheme under chapter 3 of foreign trade policy be counted for fulfillment of export obligation under EPCG scheme? EPCG schemes के साथ किसी भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की स्कीम का बेनिफिट लिया जा सकता है. क्यों लिया जा सकता है? उसका रीजन है कि EPCG जो है वो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्कीम है. कैपिटल गुड्स को यूज करके आप कोई भी जो रेवेन्यू गुड्स बनाओगे उस पे अगर कोई बेनिफिट लेते हो तो वो मिलेगा. ऑप्शंस आर नो. सेकेंड ऑप्शन इज only 75% of export remittance would be counted. This is also not correct. And yes, absolutely correct. Yes, only 50% of export remittance would be counted. There is no percentage involved. It is absolutely yes. Hence, for question number 15, C is your correct answer. Coming to question number 16. The date for payment of duty is specified under Deferred Payment of Import Duty Rules 2016. Which among following is not true? For bill of entry returned for payment from first day to 15th day. देखिए इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि वो कहता है among following is not true. You should choose which is not true. जो सही नहीं है. इस बात का बड़ी गहराई से ध्यान रखने की जरूरत है while trying to give answers
कि वो नोट तो नहीं लगा रखा उसने किसी क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए नोट लगा देते हैं अक्सर, फिर बंदा जो है कंफ्यूज हो जाता है कि करने वाला या ना करने वाला, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो इसमें लगा हुआ है नोट। इसका मतलब क्या है कि जो करेक्ट नहीं हो वो आपका आंसर है। फर्स्ट डे टू 15th डे ऑफ एनी मंथ ड्यूटी शैल बी पेड बाय द 16th डे ऑफ दैट मंथ, करेक्ट है। फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे ऑफ एनी मंथ ड्यूटी शैल बी पेड विद इन 1 मंथ। 1 मंथ का कोई डिफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी में 1 मंथ का कोई सिस्टम उन्होंने नहीं बनाया हुआ। 16th डे को पेमेंट का सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। 16th डे टिल द लास्ट डे ऑफ एनी मंथ एक्सेप्ट मार्च ड्यूटी शैल बी पेड बाय द फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 16th डे till the 31st day of March duty shall be paid by the 31st March, this is also correct. So incorrect is first day till the last day of any month duty shall be paid within 1 month, this is the incorrect answer, and for you this is the correct answer. This is the incorrect statement and this is correct answer. B is your correct answer. Coming to question number 17. An individual can import a new vehicle provided the vehicle is having. देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लॉजिक मुझे नहीं समझ आया। क्यों नहीं समझ आया? कि ये पॉलिसी कंडीशंस हैं और प्रोडक्ट वाइज पॉलिसी कंडीशन। प्रोडक्ट वाइज पॉलिसी कंडीशन आपको पहली बात इस तरह के एग्जाम में पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि लाखों प्रोडक्ट पे लाखों कंडीशंस, ठीक है। दूसरी बात, एन इंडिविजुअल कैन इंपोर्ट ए न्यू व्हीकल प्रोवाइडेड द व्हीकल इज हैविंग एन FOB वैल्यू ऑफ USD 40,000 और मोर एंड ए टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट ऑफ इंटरनेशनल एक्रीडेटेड एजेंसी। An FOB value of $30,000, an FOB value of $50,000, an individual cannot import a car. Your correct answer is A, an FOB value of $40,000. आप देखोगे पॉलिसी कंडीशन में तो 40,000 का मेंशन उसमें मिलता है, $40,000। $40,000 से एबव जो कार्स होती हैं उन पे 100% ड्यूटी लगती है, BCD, आफ्टर 50/2007 नोटिफिकेशन अप्लाई होने के बाद। और $40,000 से नीचे की जो कार्स होती हैं उन पे जो ड्यूटी लगती है वो 60% लगती है, BCD। हालांकि इस क्वेश्चन का इस एग्जाम में कोई रिलेवेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन एनी अमाउंट पेएबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को पेएबल किसी भी अमाउंट पे इंटरेस्ट देगा। कॉन्सिक्वेंट टू द फाइनल असेसमेंट एट द रेट। अच्छा, अब जब इंपोर्टर एक्सपोर्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी इंटरेस्ट देता है उसकी यूनिफॉर्म रेट है 15%। हम ऑप्शंस देखते हैं तो ABCD ऑप्शंस में 15%, 18%, 15%, 6%। 18% और 6% वाले दो ऑप्शंस आपके रूल आउट हो गए, राइट। अब A और C ऑप्शंस पे हम बात करेंगे। फाइनल असेसमेंट एट द रेट 15%, दोनों में 15% है। फ्रॉम, अब ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यूटी इज प्रोविजनली असेस्ड टिल द डेट ऑफ पेमेंट, टिल द डेट ऑफ
पेमेंट। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। 15% फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एंड डेट ऑफ पेमेंट, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is not required to be submitted by an applicant for grant of authorized economic operator? authorized economic operator का स्टेटस लेने के लिए इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है? सिक्योरिटी प्लान, सिक्योरिटी बेस्ड होता है, यस यू नीड टू सबमिट। प्रोसेस मैप, यस process should be secure process, you need to submit process map also. Business plan you need not to submit because business plan have nothing to do with customs. कस्टम के साथ बिजनेस प्लान का क्या लेना देना? और सेल्फ असेसमेंट आप करते ही, जो आपका एईओ टायर 1 है उसमें आपके सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे ही आपको वो ऑथराइजेशन मिलता है। जो एईओ का स्टेटस मिलता है वो आपके सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे मिलता है एईओ टायर 1 के लिए। तो उसमें बिजनेस प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम इज ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम, रिवार्ड स्कीम, ड्यूटी रिफंड स्कीम, नन ऑफ द अबव। ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम है क्योंकि इसमें जीरो ड्यूटी हो जाती है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, which of the following statements are true with regard to first check appraisement of imported goods? फर्स्ट चेक के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इंपोर्टेड गुड्स में बी एग्जामिन्ड प्रायर टू असेसमेंट। फर्स्ट चेक अप्रेजमेंट हमेशा असेसमेंट के पहले होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंपोर्टर में रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स बिफोर असेसिंग द ड्यूटी लायबिलिटी। असेसमेंट के पहले इंपोर्टर भी रिक्वेस्ट कर सकता है फर्स्ट चेक एग्जाम के लिए, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कस्टम असेसिंग ऑफिसर और डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर फील्स द गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड बिफोर असेसमेंट। असेसमेंट के पहले माल का, गुड्स का एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए, ऐसा एसी या डीसी को लगता है तो वो फर्स्ट चेक दे सकते हैं। Yes, this is also correct. In this case, option D is your correct answer because first, second and third statements are correct. Right? A option is 1 and 2nd, B is 2nd and 3rd, C is 1 and 3rd, and D is 1, 2nd, 3rd. The last one is the correct answer. Coming to question number 22, maximum punishment under the Customs Act 1962 is imprisonment of 7 years under section 135. Answer is A 7 years, B 5 years, C 3 years, D 2 years. 7 years is the correct answer. Option A. Coming to question number 23. Coming to question number 23. Payment of custom duty of rupees 10,000 or more in case of each bill of entry by electronic mode is mandatory in all cases, optional, mandatory only for all AEOs, mandatory only for AEOs T3 importers. कस्टम ड्यूटी का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में सभी इंपोर्टर्स के लिए कंपलसरी है, तो आपका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, मैंडेटरी इन ऑल केसेस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, द रेट ऑफ ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री इज टेकन एज। देखिए एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के केस में सेक्शन 15 कहता है कि जिस डेट को आपकी एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट होगी उस डेट की रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। तो देखिए ऑप्शंस आपके हैं, द रेट ऑफ ड्यूटी एज ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री,
the rate of duty as on the date of presentation of warehouse bill of entry, the rate of duty as on the date of actual clearance for home consumption, and none. 24th का ऑप्शन ए is your correct answer in wake of section 15 of the Customs Act. Coming to question number 25, non-compliance of summon issued under section 108 of Customs Act 1962 is an offence under criminal law, civil law, both civil and criminal law, none. ये जो क्राइम होता है, ये जो ऑफेंस होता है, वो क्रिमिनल लॉ में ऑफेंस होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी. फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी इनमें से कौन सी करेंसी नहीं है? इंडियन रुपीज, यूएस डॉलर, सऊदी रियाल, एईडी. देखिए फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी क्या होती है? फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी वो करेंसी होती है जिसको कन्वर्ट करने के लिए किसी परमिशन की, कहीं से किसी एनओसी की जरूरत ना हो. इंडियन रुपीज को अप टू ए सर्टेन लिमिट तो किसी भी परमिशन, किसी एनओसी की जरूरत नहीं होती, बट एक कैपिंग के बाद इंडियन करेंसी को कन्वर्जन के लिए एनओसी की जरूरत होती है. इसलिए इंडियन करेंसी जो है वो पार्शियली कन्वर्टेबल करेंसी है. पार्शियली कन्वर्टेबल करेंसी मतलब कि वो फुल्ली कन्वर्टर नहीं की जा सकती, तो इसलिए इंडियन रुपीज इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज नॉट अट्रैक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी. इन आइटम्स में किस में एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है? देखिए सेकंड शेड्यूल छोटा सा है, आपने आइटम्स पढ़े होंगे. तो ये जो आइटम्स हैं, बॉक्साइट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, आयरन ऑर पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, मार्बल ब्लॉक्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, रॉ वूल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है. देन ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द प्रॉपर ऑफिसर अंडर बिल ऑफ एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेस रेगुलेशन 2018 to waive charges for late presentation of bill of entry. लेट प्रेजेंटेशन बिल ऑफ एंट्री के चार्जेस को वेव करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर कौन है? देखिए एज पर दीज रेगुलेशंस एडिशनल एंड जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स इज द प्रॉपर ऑफिसर. योर ऑप्शंस आर डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. एडिशनल जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम को पावर्स होते हैं कि वो लेट प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री के चार्जेस को वेव कर सके. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट इन केस ऑफ एन अपील बीइंग फाइल्ड बिफोर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील वेयर बोथ ड्यूटी एंड पेनल्टीज आर डिस्प्यूटेड. पेनल्टी और ड्यूटी दोनों का डिस्प्यूट है. अपील कहाँ फाइल हो रही है? कमिश्नर अपील के यहाँ. ए कहता है 7.5% ऑफ ड्यूटी एंड पेनल्टी, ऑप्शन बी कहता है 7.5% ऑफ ड्यूटी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट, डी कहता है 10% ऑफ ड्यूटी एंड पेनल्टी. यहां आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी 7.5% ऑफ ड्यूटी. Coming to question number 30, which duty can be paid by the duty free scrip issued under MEIS SEIS scheme? Which duty can be paid? First statement is custom duty, second statement is excise, central excise duty, third statement is IGST and compensation cess. देखिए MEIS SEIS की क्रेडिट स्क्रिप्ट जो होती है उससे IGST और कंपनसेशन सेस का पेमेंट नहीं होता. तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है. फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई संचित इन्वॉल्व्स, ई संचित के इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है? पेपरलेस प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेयर इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी अपलोडेड ऑनलाइन, करेक्ट है। ऑनलाइन असेसमेंट ई संचित नहीं है, वो फेसलेस है। अपलोडिंग ऑफ मैन्युअली असेस्ड बिल ऑफ एंट्री इन ईडीआई, मैन्युअली असेस्ड बिल ऑफ एंट्री ईडीआई में अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं होती। एंड डी इज नन। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, पेपरलेस प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेयर इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी अपलोडेड ऑनलाइन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, import goods were assessed provisionally on 1st January 2019। असेसमेंट हुआ आपका प्रोविजनल 1 जनवरी 2019 को। कब हुआ आपका? 1 जनवरी 2019 को। द सेम वर फाइनली असेस्ड ऑन 15th March 2019। 15th March 2019 को उसका फाइनल असेसमेंट हुआ। एंड ड्यूटी पेड ऑन 17th March 2019। 17th March 2019 को उसकी ड्यूटी का पेमेंट हुआ। द लिमिटेशन फॉर क्लेमिंग रिफंड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 शैल बिगिन फ्रॉम। देखिए, जिस दिन एडजस्टमेंट होता है ड्यूटी का, सेक्शन 27 कहता है अगर आपका माल प्रोविजनली असेस्ड है, जब फाइनली असेस्ड होता है और जिस डेट को एडजस्टमेंट होता है ड्यूटी का, उस डेट से आपका लिमिटेशन 1 ईयर का शुरू होता है, स्टार्ट होता है। ड्यूटी का पेमेंट आपका किस दिन हुआ? 17th मार्च को। एडजस्टमेंट किस दिन माना जाएगा? 17th मार्च को। In this case, correct answer is 17th March 2019. That is option B. Coming to question number 33. Coming to question number 33. When can a person make an application to settlement commission under Custom Act 1962? एक व्यक्ति सेटलमेंट कमीशन में कब अप्लाई कर सकता है? बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस इनकरेक्ट है, क्योंकि शो कॉज नोटिस इश्यू हो जाना चाहिए। बिफोर एडजुडिकेशन ऑफ शो कॉज नोटिस, ये करेक्ट है। शो कॉज नोटिस का एडजुडिकेशन अगर हो गया तब आप सेटलमेंट कमीशन में नहीं जा सकते, उसके पहले जा सकते हो। बिफोर फाइलिंग अपील और सेटलमेंट कमीशन दोनों पैरेलल चीजें हैं, तो दोनों अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। अपील का सेटलमेंट कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडजुडिकेशन ऑर्डर, 60 days का कोई उसमें टाइम बार नहीं है। और एक बार एडजुडिकेशन ऑर्डर पब्लिश हो गया तो तब आप सेटलमेंट कमीशन में नहीं जा सकते। ऑप्शन बी, बिफोर एडजुडिकेशन ऑफ शो कॉज नोटिस, इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following is not included in definition of baggage as per Customs Act 1962? बैगेज की डेफिनेशन सेक्शन 2 ऑफ कस्टम्स एक्ट में दी हुई है, तो वो स्पेसिफिकली कहती है बैगेज की डेफिनेशन, but does not include motor vehicle. Baggage includes unaccompanied baggage but does not include motor vehicles. तो इसमें क्या included नहीं है? motor vehicles. Option B is your correct answer. Coming to question number 35. Which of the following is a duty remission scheme? Duty remission scheme इनमें से कौन सी है? एडवांस ऑथोराइजेशन ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम है, क्योंकि इसमें ड्यूटी एग्जम्प्ट होती है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन, दिस इज ऑल्सो ए ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, दिस इज ए रेमिशन स्कीम। फर्स्ट यू पे द ड्यूटी, देन subsequently
they will remit the duty to you back. So option C is your correct answer. Coming to question number 36, pre-shipment inspection certificate in case of import of metallic scrap is issued by CBIC, बिल्कुल नहीं करता है. ओवरसीज ऑफिस ऑफ DGFT, DGFT के कोई ओवरसीज ऑफिसेज नहीं होते हैं. ओवरसीज ऑफिसेज ऑफ CBIC, CBIC के भी कोई ओवरसीज ऑफिसेज नहीं होते हैं. ऑथोराइज्ड प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसीज, दिस इज द करेक्ट आंसर. हमेशा ऑथोराइज्ड प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसीज ही इशू करती हैं. कंप्लायंस ऑफ लेवलिंग कंडीशंस फॉर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैज टू बी एंश्योर्ड बाय इंपोर्टर. लेवलिंग कंडीशंस जो है एंश्योर करना चाहिए इंपोर्टर को. बिफोर सच प्रोडक्ट्स एंटर इंडियन कस्टम वाटर्स, जब इंडियन कस्टम वाटर्स में एंटर हो उसके पहले नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. बिफोर सच प्रोडक्ट्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, दिस इज द करेक्ट आंसर. बिफोर सच प्रोडक्ट्स लीव फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी से चलने से पहले, ये भी इनकरेक्ट है. विदिन 30 days ऑफ क्लियरेंस ऑफ सच प्रोडक्ट्स बाय कस्टम, ये भी इनकरेक्ट है. देखिए, माल निकलने के पहले आपकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स कंप्लाइड होनी चाहिए और उसके लिए आप वेयर हाउस में भी लेबलिंग करवा सकते हो. ये फैसिलिटी आपको कस्टम्स देता है. So that's why for 37 B is your correct answer. Coming to question number 39, appeal against order in original passed by Commissioner of Custom lies with. Commissioner of Customs ने कोई ऑर्डर पास किया, ऑर्डर इन ओरिजिनल, उसके खिलाफ अपील कहां होगी? सेक्शन 129 क्या कहता है? सी स्टेट में अपील होगी. ए चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम, चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को अपील सुनने की कोई पावर नहीं होती. हाई कोर्ट को ऑल्दो होती है, बट हाई कोर्ट और कमिश्नर के बीच में सी स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन होती है. देन अगेन कमिंग टू सी स्टेट, दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड कमिश्नर अपील, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के अगेंस्ट में अपील कमिश्नर अपील नहीं सुन सकता, क्योंकि बोथ आर ऑन इक्वल पोस्ट, दोनों एक ही पोस्ट पे होते हैं, इक्वलेंट होते हैं. इसलिए कमिश्नर अपील, कमिश्नर कस्टम्स के खिलाफ अपील नहीं सुन सकता. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40, इन सेकंड चेक असेसमेंट, जो सेकंड चेक एग्जाम होता है उसमें गुड्स आर फर्स्ट एग्जामिन्ड एंड असेसमेंट इज डन देयर आफ्टर. पहले एग्जाम किया जाता है फिर असेसमेंट किया जाता है? नहीं, ये होता है आपका फर्स्ट चेक एग्जाम में. गुड्स आर एग्जामिन्ड आफ्टर असेसमेंट, असेसमेंट के बाद एग्जामिनेशन किया जाता है. यस, किया जाता है. सेकंड चेक में हमेशा असेसमेंट पहले होता है, उसके बाद एग्जामिनेशन होता है. गुड्स आर क्लियर्ड फर्स्ट एंड असेसमेंट इज डन लेटर, ये किसी भी तरह के एग्जाम में नहीं होता कि पहले क्लियर हो जाए उसके बाद असेसमेंट हो. एंड नन, तो ऑप्शन बी is your correct answer. Coming to question number 41, market price in relation to any goods as per the Customs Act 1962 means market price. हमेशा होलसेल प्राइस को मार्केट प्राइस माना जाता है as per the definition of market price given in section 2 of Customs Act. Market price in relation to any goods as per the Customs Act 1962 means FOB value of the goods? No. CIF value of the goods? This is also a no. Wholesale price of the goods in ordinary course of trade in India? This, yes. This is the correct answer and none of the above. Option C is your correct answer. Coming to question number 42, which convention for protection of wildlife and plants ensure that international trade does not threaten the survival of endangered species of plants? International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN. This is nowhere related to endangered species. Convention on International Trade
in endangered species of wild fauna and flora CITES. This is related to international trade on animal and plants. This is your correct answer. Wildlife Protection Act 1972, no. Traffic and Wildlife Trade Monitoring Network, this is also a no. Hence B is your correct answer. Coming to question number 43. In case where goods are brought on high seas sale basis by the importer for purpose of assessment, a minimum of dash is added as HSS commission, high sea sale commission. मिनिमम हाई सी सेल कमीशन जो कि ऐड होना चाहिए हाई सी सेल के केस में. देखिए ये प्रैक्टिस की बात थी, इन्होंने क्वेश्चन में ले लिया. तो जो रिटर्न में जो है एज पर सर्कुलर 2% इज नॉट मैंडेटरी टू बी इंक्लूडेड, ये रिटर्न में है. बट एनीवे अगर इन्होंने क्वेश्चन लिया है तो वो 2% के ऊपर जाता है. तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, 2% ऑफ CIF वैल्यू. ऑप्शन बी 4% ऑफ CIF वैल्यू. ऑप्शन बी 4% ऑफ CIF वैल्यू. ऑप्शन सी 2% ऑफ FOB वैल्यू. ऑप्शन डी 3.125% ऑफ CIF वैल्यू. ऑप्शन ए 2% ऑफ CIF वैल्यू इज योर करेक्ट आंसर. Coming to question number 44. Coming to question number 44. In respect of arrival of an aircraft, the person in charge, master or agent of the aircraft has to deliver an arrival manifest. Option A is within 24 hours of arrival of the aircraft. Option B within 12 hours of the arrival of the aircraft. Option C prior to the arrival of the aircraft. एंड ऑप्शन डी इज नन. देखिए प्रायर टू अराइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट हमें IGM या EGM मास्टर और एजेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट को फाइल करना होता है. तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 45. स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच इज एन इंस्टीट्यूशन to add the assessment groups for valuing the goods being imported or exported. देखिए इसका पर्पज असेसमेंट ग्रुप को वैल्यूएशन में मदद करना नहीं होता. which maintains the database of value of all the goods that have been imported or exported. ये कोई NIDB भी नहीं है जो कि मेंटेन करे डेटाबेस. C for transactions involving special relationships बिटवीन वायर सेलर. ये करेक्ट आंसर है कि ये क्या इन्वेस्टिगेट करती है, बायर और सेलर का रिलेशनशिप, अगर इनवॉइस वैल्यू को इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन करती है स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 46. The conditions under which warehoused goods can be exported without payment of import duty. Import duty को बिना दिए एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है warehoused goods? कंडीशंस दी हुई है. ए शिपिंग बिल हैज टू बी प्रेजेंटेड. राइट है, प्रेजेंट तो करना पड़ेगा शिपिंग बिल. एक्सपोर्ट ड्यूटी फाइन एंड पेनल्टी इफ एनी हैज बीन पेड. अगर एक्सपोर्ट कोई ड्यूटी है, फाइन है, पेनल्टी, वो उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी करेक्ट है. थर्ड, एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स फॉर एक्सपोर्ट हैज बीन मेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर. अगर कोई माल, कोई गुड्स वेयर हाउस में है या अंडर कस्टम के कंट्रोल में है, तो विदाउट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर ऑफिसर आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. इसका आंसर क्या है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमने ऑप्शन ए चूज किया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 47. हाउ मच फीस प्रिस्क्राइब्ड फॉर गेटिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ शिपिंग बिल्स, बिल ऑफ एंट्री
एज पर लेवी ऑफ फीस कस्टम डॉक्यूमेंट्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2017। देखिए फीस जो प्रिस्क्राइब की गई है सर्टिफाइड कॉपीज के लिए वो है 100 रुपीज एज पर दीज रेगुलेशंस। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 48, ईपीसीजी ऑथराइजेशन इज इश्यूड बाय, कौन इशू करता है ईपीसीजी लाइसेंस? ईपीसीजी लाइसेंस या कोई भी लाइसेंस कौन इशू करता है? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ए इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, बी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी आरबीआई। कोई भी लाइसेंस जो इशू करता है रिलेटिंग टू फॉरेन ट्रेड वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। बी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 49, ईपीसीजी स्कीम कैन बी अवेल्ड बाय, ईपीसीजी स्कीम का लाभ कौन ले सकता है? मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ले ही सकता है, मैन्युफैक्चरर तो। मर्चेंट एक्सपोर्टर वो भी ले सकता है बशर्ते कि वो किसी मैन्युफैक्चरर से उसका टाई अप हो। थर्ड है सर्विस प्रोवाइडर्स, ईपीसीजी स्कीम का बेनिफिट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी अवेलेबल है, तो तीनों ले सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3rd। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट इन अराइवल मैनिफेस्ट कैन बी मेड बाय आईजीएम। अराइवल मैनिफेस्ट में संशोधन अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? इंपोर्टर करेगा। इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री में अमेंडमेंट के लिए फाइल कर सकता है, आईजीएम में अमेंडमेंट के लिए नहीं कर सकता। कस्टम ब्रोकर, कस्टम ब्रोकर भी बिल ऑफ एंट्री में अमेंडमेंट के लिए कर सकता है। आईजीएम में अमेंडमेंट कस्टम ब्रोकर का के भी डोमेन से बाहर है। शिपिंग लाइन और शिपिंग एजेंट, देखिए पर्सन इन चार्ज कौन होता है मैनिफेस्ट फाइल करने के लिए? वही अमेंडमेंट के लिए फाइल करेगा। तो शिपिंग लाइन और शिपिंग एजेंट जो होते हैं वो आईजीएम का अमेंडमेंट करवाते हैं। एंड डी एनीवन, कोई भी नहीं कर सकता, शिपिंग लाइन और शिपिंग एजेंट ही कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।